नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2024 के 23 फरवरी के ऑल शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस। साथियों, जैसा कि आज 23 फरवरी है और आज आपका 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था, उनके जो इम्पोर्टेंट 70 प्लस प्रश्न बनने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। और दोस्तों, आज की क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसमें हमने प्रश्नों के साथ साथ कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया है जो आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। तो बात करते हैं आज की इस क्लास की। कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, इसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? वर्ष 2023-24 के बजट में कौन कौन सी सप्तऋषि प्राथमिकताएं थीं? सैफाली वर्मा किस खेल से संबंधित हैं? और किस राज्य सरकार ने ट्रैक्टर स्टंट पर रोक लगा दी है? तो इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के सामने। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। लिखा गया है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ऐसा पहला प्रश्न आप लोगों को देखने को मिला था। तो बात करते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन के बारे में। तो जो आया था ये आपका मार्च 1942 में। साथियों, कब आया था? तो याद रखेंगे, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगर बात कर लेते हैं इसकी तारीख की, तो 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 के बीच में ये भारत में रहा था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था साथियों, क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा था, उसमें भारत का सहयोग प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और क्रिप्स मिशन में जो बातें हुई थी, किन भारतीय नेताओं और किसके बीच हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, 2 भारतीय नेता थे। एक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे मौलाना आज़ाद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आधिकारिक तौर पर स्टेपर्ड क्रिप्स से बात की थी। और गांधी जी ने इस मिशन को कहा था, इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की बात की गई थी। तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्वेश्चन पूछ लेता है, गांधी जी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो साथियों, उत्तर आप लोगों का बनेगा क्रिप्स मिशन। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। लिखा है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थित है? दोस्तों, जो इसका सही बजा आपका आंसर बनेगा, इसका जो सही जवाब बनेगा वो कुडनकुलम हो जाएगा, तमिलनाडु में। अगर हम बात कर लेते हैं भारत के कुछ नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के बारे में, जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आप ये अपने भारत का मैप देख रहे हैं। थोड़ी सी आप क्वालिटी इसकी बढ़ा लेंगे। देखो, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सामने आ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु संयंत्र है, याद रखेंगे, चाहो तो नोट डाउन कर लो, नरोरा परमाणु संयंत्र। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में रावत बाटा है, इसको याद रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए राजस्थान को जाना जाता है। अभी हाल ही में हरियाणा के गोरखपुर नामक गांव में एक परमाणु संयंत्र बन रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फतेहाबाद आपके गोरखपुर हरियाणा में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में काकरापार है। इसके अतिरिक्त बात करते हैं महाराष्ट्र की, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में केगा परमाणु संयंत्र है। और कलपक्कम की बात करते हैं और कुडनकुलम, ये दोनों के दोनों प्यारे साथियों आपके कहां पर हो जाएंगे? ये दोनों के दोनों तमिलनाडु में हो जाएंगे। तो ये आपके प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपको पीडीएफ में हम प्रोवाइड करवा देंगे। आगे लिखा है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, उत्तर बनेगा केरल। क्या बनेगा? उत्तर आपका बिल्कुल सही बन जाएगा, केरल। बात करते हैं कथकली के बारे में। तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अतिरिक्त केरल में एक और होता है जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। क्या है दोस्तों? यहां पर देखेंगे मोहिनी अट्टम। टोटल शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियों की बात करें तो 8 शैलियां आपकी प्रमुख हैं, जिनमें से कथक, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में जन्मा है और सबसे पुराना है, कथकली केरल का है, मणिपुरी मणिपुर से हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा से, कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो साथियों ये आप लोगों का आंध्र प्रदेश से है। कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। और सत्रिया की बात करते हैं तो ये असम से है। और सत्रिया आप लोगों का सबसे लेटेस्ट है, इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, डंडा यात्रा महोत्सव, इसे डंडा यात्रा महोत्सव भी कहा जाता है साथियों, किस राज्य में होता है? तो सही उत्तर बनेगा उड़ीसा। उड़ीसा में डंडा यात्रा नृत्य या कह सकते हैं उत्सव मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भगवान शिव को संबंधित है। डंडा यात्रा किसको संबंधित है? तो भगवान शिव को है। जबकि जगन्नाथ रथ यात्रा किसको है? जगन्नाथ। तो बोलेंगे सर, जगन्नाथ जो रथ यात्रा है ये साथियों आपकी किसको संबंधित है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगी भगवान कृष्ण को। अगले प्रश्न में आते हैं। लिखा गया है, जन औषधि एक्सप्रेस कब चली थी? तो साथियों मार्च 2023 में। प्रत्येक स्टेशनों पर एक जन औषधि केंद्र खोलने की बात की गई थी, तो इसी कारण
जन औषधि एक्सप्रेस को चलाया गया था वर्ष 2023 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ से चली थी? सर्वप्रथम चली थी नई दिल्ली से। ठीक है, नई दिल्ली से चली थी, इस बात को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की साथियों अगर बात की जाती है यहाँ पर, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 32 में क्या मिलता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिलता है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है? यह संविधान की आत्मा है और हृदय है। याद रखेंगे, आत्मा और हृदय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किसे बोला है? अनुच्छेद 32 को। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो जब कोई आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप उच्च न्यायालय में इसके माध्यम से शरण ले सकते हैं। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच की बात की जाएगी तो धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात करता है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? याद रखेंगे, यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मनाने का, अभ्यास करने और प्रचार करने का क्या है? अधिकार है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों में आपको प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 कहता है आपको विशेष प्रकार के धर्म के प्रचार के भुगतान के रूप में स्वतंत्र है। अनुच्छेद 28 कहता है कि शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक शिक्षा पूजा स्थलों में आपकी स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो साथियों इसका सही उत्तर बनेगा गोल्ड मेडल। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। इसका आयोजन 2023 में हुआ था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और नीरज चोपड़ा आपके कई जगह गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इनकी याद में साथियों 7 अगस्त को विश्व भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 2021 को इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। आगे आते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारत की महानतम खिलाड़ी है वेट लिफ्टिंग की, यानी भारोत्तोलन की है मीराबाई चानू। वर्तमान में अपने मणिपुर राज्य से आती हैं, ये भारतीय हैं, इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है, भारत को रिप्रेजेंट करती हैं ओलंपिक स्तर पर मीराबाई चानू। ओलंपिक में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न पूछा गया था, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही उत्तर बनेगा गंगा। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर। देखो, गंगा के जो बनने की प्रक्रिया है वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि गंगा सीधे हिमालय से निकलती है, ये हमने बचपन में पढ़ा था। लेकिन गंगा बनने के लिए गंगा को कई नदियों के संगम से होकर गुजरना पड़ता है। तो इनमें से पहला जो संगम होता है वो आपका विष्णु प्रयाग में होता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर अपने राइट हैंड की साइड, तो देखो विष्णु प्रयाग में 2 नदियां मिलती हैं, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलती है, जिसके से ये क्या बनाती है? अलकनंदा बनाती है। इसके साथ साथियों आगे चलती है, एक नंदाकिनी नदी मिल जाती है अलकनंदा में, नंदाकिनी, और नंद प्रयाग में ये मिलती है। इसके बाद थोड़े आगे चलते हैं तो पिंडार नदी साथियों, ये आप लोगों की कर्ण प्रयाग में मिलती है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी और आगे अलकनंदा चलती है तो रुद्र प्रयाग में ये मंदाकिनी से मिलती है। ठीक है, मंदाकिनी पहले नंदाकिनी से मिल रही थी नंद प्रयाग में, जबकि रुद्र प्रयाग में किससे मिलती है? तो मंदाकिनी से। इसके बाद अलकनंदा थोड़ी आगे चलती है, फिर भागीरथी नदी से मिलती है। कहां पर? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में ही मिलने के कारण ये आगे गंगा कहलाती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, और उससे पहले भागीरथी नदी भी एक गोविंद प्रयाग में गोविंद नदी से मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, जो कि आपकी इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। ठीक है दोस्त, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सही उत्तर साथियों बन जाएगा आप लोगों का हीराकुंड बांध। क्या बनेगा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां पर स्थित है? उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और महानदी पर है, ये भी याद रखेंगे। महानदी पर स्थित है, दुनिया का सबसे लंबा है, लेकिन इसकी जो मुख्य भूभाग की लंबाई है जहां से बिजली बनती है वो केवल 4 किलोमीटर है। वैसे बात की जाए ओवरऑल दुनिया का सबसे लंबा बांध है, 25 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन है? यानी कि लंबी यात्रा करने वाली रेलगाड़ी। तो सही उत्तर बनेगा साथियों विवेक एक्सप्रेस। ये कहां से कहां चलती है? ये चलती है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, 4189 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन है और 9 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगर बात करते हैं भारतीय रेलवे की, तो चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है, इस बात को याद रखेंगे। जबकि अगर बात आ जाएगी सबसे लंबी मालगाड़ी की बात आएगी, देखो ये लंबी दूरी की ट्रेन है यानी कि यात्री वाली। और अगर बात आ जाएगी यहां पर हमारे पास किसके बारे में, अगर बात आ जाती है मालगाड़ी के बारे में, तो सुपरवास्की इसका नाम है। सुपरवास्की मालगाड़ी है, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है।
जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है और 295 डिब्बे हैं, जिसका वजन 27,000 टन है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और नागों के देवता वासुकी के नाम पर इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी, ठीक है। ये क्या है, मालगाड़ी है। जबकि लंबी दूरी की रेलगाड़ी कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी विवेक एक्सप्रेस। अगले प्रश्न में आते हैं, लिखा गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो सही उत्तर साथियों अनुच्छेद 55 बनेगा। देखो यहां पर कुछ अनुच्छेद इंपोर्टेंट है राष्ट्रपति से संबंधित। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कार्यपालिका की शक्ति उसके हाथ में होगी। निर्वाचक मंडल 54 में होगा। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, देखो ये निर्वाचन की रीति बोल सकते हैं या यहां पर प्रक्रिया बोल सकते हैं। अनुच्छेद 55 में ये एकल संक्रमणी मत पद्धति पर आधारित होती है। 56 में इसकी अवधि यानी कि कितना कार्यकाल होगा। 57 में पुनः निर्वाचन हो जाएगा। 58 में निर्वाचन होने के लिए जो इंपोर्टेंट अर्हताएं हैं यानी कि योग्यताएं वो होगी। 59 में इनके पद की शर्तें होंगी और 60 में इनकी शपथ होती है और 61 में महाभियोग। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। आगे आते हैं, लिखा गया है यूएसएसआर से संविधान में क्या लिया है। साथियों यूएसएसआर से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और पंचवर्षीय योजनाएं ली है। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो 42वां संविधान संशोधन आपके 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत, ठीक है, 2002 के तहत जोड़ा गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और हमने कहां से लिए है, तो यूएसएसआर से। इसके अतिरिक्त हमने पंचवर्षीय योजनाएं। अगर यूएसएसआर की बात आती है तो वर्तमान में इसका सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है, ठीक है। कौन है दोस्त, रूस इसका सबसे बड़ा देश है। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है अनुच्छेद 129 में किसका उल्लेख है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है एग्जाम में। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कहां पर लिखा है, तो अनुच्छेद 129 में लिखा है। अनुच्छेद 137 में है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये हमने यूएसए की संविधान से लिया है। क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा कि दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया, यूएसए के संविधान से। अनुच्छेद 137 में इसका मतलब क्या होता है दोस्त, यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदल सकता है या इसकी दोबारा से सुनवाई कर सकता है। 124 में लिखा है भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। 143 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को अपनी सलाह दे सकता है। ऐसा होगा नहीं कि राष्ट्रपति इसकी सलाह को माने अथवा ना माने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद का प्रयोग करके राष्ट्रपति को सलाह देगा, तो 143 का। आगे आते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है 2023-24 के बजट की कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया था। तो दोस्तों 7 प्राथमिकताएं थी और इसे सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि में कौन कौन था, समावेशी विकास था, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, संभावनाओं का उन्मुक्त करना, हरित विकास और युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023-24 के बजट में ये सप्तऋषि प्राथमिकताएं आपकी दी गई थी। आगे आते हैं, लिखा गया है सैफ अली वर्मा किस खेल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्रिकेट से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। सैफ अली वर्मा सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी, इस बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन साथियों और पूछा गया था, 2011 के विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था, यानी फाइनल का आयोजन ऐसा कुछ पूछा गया था, तो अपने भारत के मुंबई में हुआ था, ठीक है। भारत में हुआ था 2011 का। 2011 का इसको जीता किसने था, तो भारत ने ही जीता था। आगे आते हैं, आगे लिखा गया है जौहर कप किस खेल से संबंधित है, यानी कि सुल्तान जौहर कप नाम का एक ट्रॉफी होती है, ये किस खेल से संबंधित है, तो सही उत्तर आएगा हॉकी से। सुल्तान जौहर कप मलेशिया का आयोजित एक 21 टीमों का पुरुष टूर्नामेंट है। 2011 में इसकी स्थापना होती है। भारत व ग्रेट ब्रिटेन ने इसको 3-3 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया 2 बार, जर्मनी और मलेशिया 1-1 बार इसको जीत चुका है। अगले प्रश्न में आते हैं, लिखा है प्रथम इंडो बर्मा युद्ध किस वर्ष हुआ। प्रथम इंडो बर्मा युद्ध के बारे में पूछा गया था, तो 1824 से 1826 तक चला था। एमहर्स्ट बंगाल के उस समय गवर्नर जनरल थे, इस बात को याद रखेंगे। प्रथम जो ये युद्ध हुआ था, प्रथम इंडो बर्मा या फिर कह सकते हैं आंग्ल बर्मा, इसे आंग्ल बर्मी के नाम से भी जाना जाता है। यादोबा या फिर इसी को कहा जाता है यांडोब की संधि, यादोबा की संधि पर हस्ताक्षर करके प्रथम युद्ध को रुकवाया गया था। अगले प्रश्न में आते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की थी। तो ये तो हमारा उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे अपना उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे आते हैं, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। तो यक्षगान आपको ऑप्शन में मिला था, इस बात को याद रखेंगे। यक्षगान के अतिरिक्त यहाँ पर डुल्लू कुनिता बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नागमंडला नृत्य होता है, जूडू हैली नृत्य होता है और कृष्ण पारिजात और भूता आराधना, ये इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं कर्नाटक से, ठीक है। तो यक्षगान प्रमुख रूप से हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, लिखा गया है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है अगर इनके बारे में पूछा गया होगा, नहीं तो आपके बारे में याद रखना है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये इलाहाबाद में इनका जन्म होता है और दोस्तों पद्म विभूषण से 2000 में इन्हें सम्मानित किया गया था। प्रमुख अन्य बांसुरी वादक की बात करें तो एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और वी कुंजामणि। इनमें से एग्जैक्टली ऑप्शन तो पता नहीं चले हैं कि कौन थे, लेकिन यही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं,
लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में कुल कितनी महिला न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों अगर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल महिला न्यायाधीशों के बारे में, तो 3 महिला न्यायाधीश हैं। ये आप सभी के सामने है, आप देखेंगे इनको, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीबी नगरत्ना। कौन? हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीबी नगरत्ना वर्तमान में क्या है? 3 महिला न्यायाधीश है। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान में कुल कितने हैं? तो 33+1, इस बात को याद रखेंगे, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे लिखेंगे, देखो लिखा गया है इंपोर्टेंट नोट में, जस्टिस नगरत्ना 25 सितंबर 2027 को भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है। उनका कार्यकाल 36 दिनों का होगा। यानी कि भारतीय इतिहास की पहली मुख्य न्यायाधीश भविष्य में कौन बनेंगी? तो बीबी नगरत्ना बनेंगी, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते लिखा मौर्य वंश का अंतिम शासक, तो सही उत्तर बृहद्रथ हो जाएगा। मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी 322 से 185 ईसा पूर्व के बीच में, किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वर्तमान में ये बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में आता है, मगध में। अगले प्रश्न में आते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल पूछा गया था शायद, तो 2012 से 2017 तक। इसके अगर उद्देश्य की बात करते हैं, तीव्रतर, दीर्घकालिक और अधिक समावेशी विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, तीव्रतर, दीर्घकालिक तथा अधिक समावेशी विकास करना इसका उद्देश्य था। आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके जो उपाध्यक्ष थे वो मोंटेक सिंह एलुवालिया थे। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। अब योजना आयोग साथियों नहीं चलता है, अब नीति आयोग चलता है, इस बात को याद रखेंगे। आगे प्रश्न में आते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में हुई थी? यानी कि दर पूछिए, जनसंख्या वृद्धि की दर। तो दर की बात आएगी तो मेघालय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेघालय में 27.80% की दर से वृद्धि दर्ज की गई थी, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। रण उत्सव, प्रमुख उत्सव की बात करते हैं तो रण उत्सव आपका गुजरात में हो जाता है, ओणम आएगा केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, हरेली छत्तीसगढ़ में, खजुराहो मध्य प्रदेश में और हरेला उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हरेली और हरेला अभी पीछे पूछा भी गया है। हरेली छत्तीसगढ़ में है, हरेला उत्तराखंड में है। माजुली की बात आएगी असम में हो जाएगा, नुआखाई उड़ीसा में, नुआखाई, पुष्कर जम्मू कश्मीर में, सरहुल झारखंड में, हॉर्नबिल नागालैंड में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रण उत्सव की बात आएगी कहां पर हो जाएगा? गुजरात में। आगे आते हैं, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऐसा प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर बनेगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनको शॉर्ट में बोला जाता है DY चंद्रचूड़। क्या बोला जाता है दोस्त? DY चंद्रचूड़ इनको बोला जाता है, इस बात को आप याद रख लेंगे। ठीक है, और इनके पिताजी YB चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। 49वें की बात करते हैं तो जस्टिस UU ललित। 49वें अगर आप लोगों से पूछ ले तो UU ललित। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जस्टिस UU ललित इसके क्या है? वर्तमान में आप लोगों के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि वर्तमान में 50वें कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगले प्रश्न में पूछा गया था भीमसेन जोशी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों 2008। भीमसेन जोशी को 2008 में संगीत के यानी कला के क्षेत्र में क्या मिला था? आपका भारत रत्न मिला था। इसके अतिरिक्त दोस्त आपको याद रखना है एक बात के बारे में, दोस्तों इनसे पूछा जाता है किस घराने से संबंधित है। तो भीमसेन जोशी का जो घराना होगा वो होगा दोस्तों किराना घराना। कौन सा घराना होगा? किराना घराना भीमसेन जोशी का हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। 1985 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण और 2008 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, पंजाब में ट्रैक्टर स्टैंड पर रोक किसने लगाई है? सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। भगवंत मान वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है। हाल ही में एक स्टंटमैन की मौत के बाद पंजाब सरकार ने ट्रैक्टर स्टैंड पर यानी कि जो जिसे मौत का दूध कहते हैं इस पर रोक लगा दी है, यानी प्रतिबंध कर दिया है। और यह कदम मनोरंजन के लिए एक लोकप्रिय था और उभर रहे लोगों के लिए पसंद नहीं आया था। ठीक है, इस बात का याद रखेंगे। यानी कि एक व्यक्ति की मौत हो जाती है उसके बाद ये जो ट्रैक्टर स्टंट है यहाँ पर रोक लगा दी जाती है। अगले प्रश्न में बोला गया है किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था? आत्मनिर्भरता की बात आएगी तो मुख्य उद्देश्य आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने देखा है कई टीचर इसको 4थी पंचवर्षीय योजना बता रहे हैं। भाई 4थी पंचवर्षीय योजना नहीं था, 4थी पंचवर्षीय योजना नहीं था। योजना ने कृषि, देखो याद रखेंगे, ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया था। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। तो कौन सी? रक्षा में आत्मनिर्भरता आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? सही उत्तर आएगा बौद्ध धर्म। कलिंग विजय के पश्चात बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कलिंग में एक हृदय विदारक घटना हुई थी। यहां पर इसने लगभग 1 लाख लोगों को मार दिया था, 2-3 लाख बेघर हो गए थे। इसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है और बहुत जोरों शोरों से इसका प्रचार करवाता है।
और इसने सत्य अहिंसा अस्त्य के नियमों का पालन किया और धर्म परिवर्तित करते हुए धम्म की नीति की स्थापना की थी। इस बात को याद रखेंगे। इसने साथियों अपने बच्चों को भी श्रीलंका के लिए धर्म प्रचार में भेज दिया था। इस बात को याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो सही उत्तर बनेगा साथियों हैरत डोमर मॉडल। हैरत डोमर मॉडल आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 से 1956 की अवधि के बीच चलाई गई थी। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि का विकास करना था। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे। हैरत डोमर मॉडल, ये मॉडल साथियों हमने कहां से लिया था? रूस से लिया था। इस बात को याद रखेंगे। इसीलिए कहते हैं पंचवर्षीय योजना कहां से ली है? तो रूस से ली है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। 1951 से 1956 तक पहली चली थी और 56 से 61 तक दूसरी, 61 से 66 तक आपकी चली थी कौन सी? तो बोलेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगले में आते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ? बात करते हैं प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। 1930 में इसका आयोजन होता है। कहां पर होता है? तो कनाडा का शहर था हैमिल्टन और ओंटारियो। याद रखेंगे साथियों, हैमिल्टन और ओंटारियो शहर में कनाडा के 1930 में पहली बार क्या हुए थे? तो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। पहली बार भारत की बात करते हैं 1934 में हमने यहाँ पर पहली बार भाग लिया था और 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। इन खेलों में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया था। कोई बता सकता है भारत ने इसमें कुल कितने मेडल जीते थे? हाउ मेनी मेडल इन दिस गेम, यानी कि भारत ने इसमें कितने मेडल जीते थे? हाउ मेनी मेडल वन इन दिस गेम, यानी कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते थे, लेकिन भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो बताना है चौथा। अगला प्रश्न बोल रहा है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत किसने की? तो सही उत्तर बनेगा साथियों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस न्याय योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें आपके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की जो सरकार की शुरुआत की है, माफी चाहेंगे, जो योजना की शुरुआत की है वो छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। अगले प्रश्न में आते हैं। लिखा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है। देखो, उपराष्ट्रपति क्या होगा? आपकी जो आरएस होगी ना, उसका क्या होगा? सभापति होगा। उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में लिखा है कि राज्यसभा का सभापति होगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। इस बात को याद रख लेंगे। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अपने उपराष्ट्रपति कौन है। अगले प्रश्न में आते हैं। लिखा गया है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर बनेगा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली आपका क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के अगर घनत्व की बात करते हैं तो आपका 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था। कह रहा है, दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रख लेंगे। ठीक है, अरविंद केजरीवाल क्या है? इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और जबकि विनय कुमार सक्सेना क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके हो जाएंगे कौन से? तो इसके राज्यपाल हो जाएंगे। जबकि अगर बात कर लेगा राज्यों में अगर बात आएगी कि जो जनसंख्या घनत्व किसका सर्वाधिक है, तो उत्तर साथियों आप लोगों को बिहार लगाना होगा। क्या लगाना होगा? बिहार। अगले प्रश्न में आते हैं। अगले प्रश्न में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी? बताइए, किस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वल्लभ भाई पटेल ने की थी? उत्तर बनेगा कराची अधिवेशन 1931। क्या बनेगा? कराची अधिवेशन 1931 इसका बिल्कुल सही जवाब है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। क्यों दिखाए गए थे? क्योंकि दोस्तों 1931 में आपके महात्मा गांधी और इरविन, इनके बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं या दिल्ली समझौता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने जो अपने 3 क्रांतिकारी व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनके बारे में साथियों इन्होंने बात नहीं की थी वहां पर गांधी इरविन समझौता में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे इसी कारण, क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो इन्होंने उनको फांसी की मांग नहीं की, यानी कि उनकी फांसी रोक दी जाए, ऐसी कोई मांग नहीं की थी। ऐसा साक्ष्य मिलता है इरविन की खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, इसी कारण गांधी जी को 1931 में क्या दिखाए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। आगे आते हैं। 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई? तो साथियों उत्तर बनेगा आपका 2 चरण। ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई? उत्तर क्या बनेगा? 2 चरण। 2011 की जनगणना का मुख्य नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका नारा पूछ लेता है, यानी कि जो थंबनेल था या कह सकते हैं इसका जो मोटिव था क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 2011 की जनगणना के जो आयुक्त थे वो सी चंद्रमौली साहब थे। राष्ट्र को समर्पित 15वीं जनगणना थी। 1 मई 2010 से ये आरंभ हुई थी। लिखा है भारत में जनगणना 1872 से की जाती रही है और पहली बार इसे बायोमेट्रिक जानकारी एकत्रित की गई थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पर 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, जबकि 1881 में वैज्ञानिक आधार पर, याद रखेंगे, ये आपकी हुई थी रिपन के शासनकाल में। जबकि 2021 के बारे में अगर पूछ ले तो इसके जो जनगणना आयुक्त हैं वो डॉक्टर विवेक जोशी हैं। 2021 की जो जनगणना होनी है यानी कि हुई थी, उसके जो अभी डेटा आपकी जानकारी पब्लिक नहीं की गई है, तो इसमें डॉक्टर विवेक जोशी जो कि आपके 1989 के आईपीएस अधिकारी हैं, ये इसके क्या हैं दोस्त, ये आप लोगों के जनगणना आयुक्त हैं 2021 वाले के। ठीक है, याद रखेंगे। 2011 के कौन थे? सी चंद्रमौली साहब थे। आगे आते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो एक बार से आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सेशन शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की निरंतर क्लासेस आपके साथ आती रहेगी। देखते रहिए आपका अपना परिवार जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।